Hello and welcome back to Global Online. I am Chandni Swarnakar. Today we have planned a session for you all, as we have already planned several sessions for you all. You can go and watch in the description box. Now we are going to dive deep into solving some of the most important and challenging previous year questions, because every question of the previous year paper is challenging and most important. Okay, so let's cover all of them. First question, which one of the following is false about वीएस नाइपॉल? फॉल्स, गलत, कौन सा गलत है? ठीक है, तो वीएस नाइपॉल के बारे में हम पहले पढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 2001. Of course, नोबेल प्राइज इन्होंने जीता था, ये ट्रू है. ओके, then he won the Booker Prize for हिज नॉवल अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास. तो मैं बता देती हूँ, इन्होंने जो बुक लिखा है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये इट वाज सिलेक्टेड फॉर द बुकर प्राइज एंड लाइक इसके अलावा और भी बुक्स थी जैसे द एनिग्मा. ओके, लेट मी रीड इट आउट. Okay, the Enigma of Arrival was one of a work. Then A Bend in the River was another work that was selected or shortlisted, we can say, for the Booker Prize. But A House for Mr. Vishwas was never in the list of winning. It was shortlisted. ठीक है, शॉर्टलिस्ट हुई थी. इसके अलावा हाफ अ लाइफ जो जीती है बुकर प्राइज, वो मैं बता देती हूँ. हाफ अ लाइफ एंड इन अ फ्री स्टेट, ये दोनों वर्क जो है इन्होंने जीती थी बुकर प्राइज. ठीक है, इनके वजह से इन्होंने वीएस नाइपॉल ने बुकर प्राइज अवार्ड जीता है. 1971, ये डेट याद रखिएगा, इसी डेट में उन्होंने जीती है. ठीक है, he contributed his stories to the Trinidad Guardian. Of course, it's true. He contributed some of the stories to Trinidad Guardian. Now he won the Somerset Maugham Award for his Miguel Street. ये भी सही है, इन्होंने Somerset Maugham Award जीता है मिगल स्ट्रीट के लिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा डिटेल में, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. बट फिलहाल के लिए सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट्स नॉट द ट्रू वन. ठीक है, इट्स द फॉल्स वन. आगे बढ़ते हैं. Which one of the following is false? कौन सा गलत है? इस सारे ऑप्शंस में आपको बताना है. नाउ लास्ट शुरू करते हैं. An ideal literary researcher must have a vivid sense of history. Of course, हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री एंड लिटरेचर समवेयर आर हैविंग अ बॉन्ड. ठीक है. Then third, an ideal literary researcher should comprehend the current attitudes or the artistic assumptions. Comprehend मतलब क्या होता है? जब आप चीज़ें कोई भी चीज़ को completely समझते हो, complete way में समझते हो. ओके, तो सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि करंट एटीट्यूड और आर्टिस्टिक एजम्पशंस को कम्प्लीटली आप समझें अगर आप एक लिटरेरी रिसर्चर हैं तो. देन एन आइडियल लिटरेरी रिसर्चर शुड नॉट कास्ट हिमसेल्फ बैक इनटू अनदर स्टेज. ही शुड, बिकॉज इट शुड नॉट बी इज़ नॉट द केस, क्योंकि आपको अनदर एज में चीज़ें समझने के लिए जाननी चाहिए ताकि आप और अच्छा कर सको. ठीक है, तो ये जो है फॉल्स है. सेकेंड वन, the first one, an ideal literary researcher must be an insatiable reader. insatiable reader क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड ना हो, जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्यूरियस टाइप के रीडर जो होते हैं ना, वो insatiable रीडर्स होते हैं ना, सेटिस्फाइड ही नहीं होते. तो सारे ऑप्शंस कवर करते हुए हमने देखा कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो गलत है और करेक्ट वन है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following is true in the context of new criticism? अब आप यहाँ देखिए ट्रू कौन सा है, इस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है. मैंने सारे ऑप्शंस और क्वेश्चंस में ये चीज़ को कवर किया है, मैंने हर बार आपको बताया है. तो ठीक है, अब ऑप्शंस पे आते हैं. इट फॉलोज द ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म. ऑफ कोर्स नॉट, रॉन्ग. द मेन लॉ ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म इज दैट इट शुड बी सब्जेक्टिव एनालिसिस. ऑफ कोर्स नॉट, इट शुड नॉट बी subjective in his approach. ठीक है, गलत है. The distinctive procedure for a new critic is explication. explication होता क्या है बेसिकली? जब आप किसी प्रिंसिपल, किसी आइडिया को डिटेल में एनालाइज करते हो ना, डिटेल में समझने की कोशिश करते हो, दैट इज कॉल्ड implication. So the distinctive procedure for a new critic is explication. Of course it's true. Great. Now the distinction between literary genres
does play an essential role in new criticism? Of course it does not play any role. ठीक है, तो ये भी गलत है. Now the correct answer is the third one. Where the new critic is explication. Procedure of new critic is explication. So the third one is the correct one, right? Let's do the next one. The pamphlet The Power of Love, 1643, proclaiming the importance of brotherhood as a means of achieving a radical change in social relationships, was written by. ये नाम आप याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे. मेन जो थीम है आपको पहले ही क्वेश्चन में दी गई है, ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें कवर की गई है, आप ये चीज़ें याद रखिए. देन इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन है? द करेक्ट आंसर इज विलियम वेलवेन. ठीक है, जॉर्ज सेंसबरी आपको पढ़ना है. ठीक है, लेकिन मैं ये बता देती हूँ पहले, क्योंकि लिटरेरी थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो ये इंपॉर्टेंट होता है और आपको पता होना चाहिए जब आप नेट की प्रिपरेशन करते हो. लिटरेरी थ्योरी, ब्रिटिश कल्चर, लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है. F.R. लुइस ने ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में बताया है और मैंने ये चीज़ कवर की है, इसलिए मैं बोलती हूँ लेक्चर्स शुरू से देखो, प्रीवियस लेक्चर्स देखो. ऐसे नहीं कि कहीं पे से भी बीच से शुरू कर दिया है. सारी चीज़ें कवर करो, बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कवर कर पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question number 35. Francis Bacon's The Advancement of Learning attempted to draw a distribution between two kinds of truth. Which are these? The Advancement of Learning पहले ही बहुत सारी डिटेल कवर की गई है क्वेश्चन में ही, तो आपको ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट लगना चाहिए. फ्रांसिस बेकन ने द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग लिखा है, जहाँ पे उन्होंने एक ट्रुथ को दो तरह के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है. वो कौन कौन से हैं? तो मैं पहले आंसर बता दूं. थियोलॉजिकल ट्रुथ एंड साइंटिफिक ट्रुथ में इन्होंने ट्रुथ को बांटा था. ठीक है, दो हिस्सों में किया है. तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन. नाउ योर होमवर्क नीड्स टू बी हियर. जैसे आप समझोगे कि थियोलॉजिकल जो ट्रुथ होता है वो क्या होता है. ठीक है, ये आपका बेसिकली होमवर्क रहेगा ताकि आप ज़्यादा पार्टिसिपेटिव माइंडसेट रख पाओ. ठीक है, ये हो गया, ये आपको कवर करना है क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 36th question. I shall be ambitious to have it said of me that I have brought philosophy out of closet and libraries, schools and colleges to dwell in clubs and assemblies, at tea table and in coffee houses. मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूं, ये जो लाइन है ना ओरिजिनली सॉक्रेट की लाइन है. ठीक है, ये आप याद रखिएगा. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कहीं भी सॉक्रेट नहीं है, तो विल कवर कि और कौन से राइटर ने ये लिखा है. तो मैं बता देती हूँ. द स्पेक्टेटर एक जर्नल है जो कि आपको करना है. इसका जो टाइम पीरियड है या फिर कब पब्लिश हुए ये आप याद रखिए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस में बहुत सारे आपको जर्नल्स दे दी जाएंगी और आपको पूछा जाएगा कौन पहले आया कौन बाद में आया. तो यू शुड रिमेंबर दिस वन. नाउ स्पेक्टेटर जो लिखी गई थी वो बेसिकली जोसेफ एडिसन के द्वारा लिखी गई थी और एक जो कंपेनियन थे उनके रिचर्ड स्टील, ये याद रखिए. ठीक है, और ये जो लाइन है बेसिकली जोसेफ एडिसन ने द स्पेक्टेटर में यूज की है. तो विल कवर दैट एंड विल से दैट सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर. ग्रेट, राइट. डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन, ऑफ कोर्स, I'm sorry, published. I hope you know the correct spelling of that, right? Just ignore it. Now, डॉक्टर जॉनसन की जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, वो कब पब्लिश हुई है? 1755. अब आप ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत टाइम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऑफकोर्स डॉक्टर जॉनसन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, बट यहाँ पे ना इन्होंने कभी PhD कंप्लीट नहीं की है. इन्होंने एक डिक्शनरी लिखी थी जिसके वजह से इनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है. ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है. ना एक और चीज़ जो है, इनको ये वर्क कंप्लीट करने में 8 ईयर्स लग गए. कंपाइल करने में 8 ईयर्स का टाइम लग गया. लगभग 40,000 वर्ड्स हैं पूरे डिक्शनरी में. ठीक है, और पूरा जो एग्जैक्ट डेट है ना वो 15 अप्रैल 1755 है. ये भी आप याद रखिएगा. ग्रेट. ठीक है, An essay on the principles of human action was written by. The principles of human action किसने लिखी है? ये आपको बताना है. ठीक है,
ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन किसने लिखी है? तो मैं आंसर बता दूं, विलियम हैजलिट ने, ठीक है। इसके अलावा ये फैक्ट आप याद रखिएगा। उसके अलावा विलियम गोडविन बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, जीन बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, चार्ल्स लैम्ब बहुत इंपॉर्टेंट राइटर। इनका सारे वर्क्स आपको करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल में वर्क करने हैं, कुछ स्लाइटली आप थोड़े थोड़े डिटेल में भी कवर करोगे, ओवरव्यू भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, now here is the next question. Which of the following is false about Frederick Douglass? Now you have to understand some of the facts about Frederick Douglass. Let's read the options. Douglass's autobiography belongs to the tradition of fugitive slave narrative popular in the North before the Civil War. ये सच बात है, ठीक है, it's true. You should read and understand and do remember it, okay? He provides a first person account of his life spent in slavery. This is also true. Now, he was famous as an orator dedicated to a black liberation movement. It is also true. You should remember, मैं डिटेल में करवा भी दूंगी तो उसमें कुछ खास नहीं है, आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। He wrote up from slavery, तो मैं बता दूं ये गलत है, ये सच नहीं है, क्योंकि बुकर टी वॉशिंगटन ने आप फ्रॉम स्लेवरी पे काम किया है, ये वर्क उनका है, ना कि किसका, ना कि फ्रेडरिक का, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। The phrase structure of feeling is attributed to whom? Attributed to Raymond Williams. रेमन विलियम्स ने इस फ्रेज पे काम किया है, इस फ्रेज के बारे में बताया है। ये आपको मैं नहीं समझाऊंगी, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग समझनी है। बेसिकली वो बात करते हैं इमोशंस के बारे में। क्यों उसे समझना ज़रूरी है? इनके वर्क से ही लोगों ने ये बात पे काम करना शुरू किया था। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग पे थोड़ी नोट्स बनानी है, जैसा कि मैं बोलती हूँ, नोट पैड आप साथ में लेके रखिए ताकि आप नोट कर पाएँ, ऐसे नहीं स्किप कर करके आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मोर्निंग इज रिटन बाय। ये वर्क जो है किसके द्वारा लिखी गई? आई होप आपने पहले किसी तरह से छोटी मोटी भी प्रिपरेशन की होगी ना, तो आपको ये आंसर पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। अब वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग बेसिकली जॉन डन का वर्क है, बट यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि किनके किनके द्वारा लिखी गई है। दो राइटर आपको चूज करना है। तो फर्स्ट तो आपका ए हो गया। नाउ द आंसर नीड्स टू बी वेदर सी और बी, बिकॉज देर इज नो ए हेयर, देर इज नो ए हेयर, ठीक है। यू कैन एलिमिनेट, आपको यही स्मार्ट वर्क करना है। पहले एलिमिनेट करने पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को कवर करने से पहले, ठीक है। अब जॉन मिल्टन नहीं हो सकता क्योंकि अब वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग पे इन्होंने नहीं, एंड्रीने रिच ने लिखा है। नाउ द also the year is important. Now the year is important, like 1633 को ये वर्क पब्लिश हुई है। ये चीज़ें आप याद रखिए कि एंड्रीने रिच ने इस पे लिखा है, जॉन डन ने लिखा है, और 1633 को जो जॉन डन का वर्क है वो पब्लिश हुआ है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड सी ओनली, फर्स्ट वन, ठीक है। लेट्स कवर द अदर वन। Which of the following two poems are linked with each other in terms of form? Now the last ride together, Ulysses, upon Pleasant House, to my Lord Fairfax, to Penshurst, the Westland, of course, the Westland. Now the correct answer is C and D. Okay, why? For what? Because upon Pelton House में भी iambic pentameter जो है यूज हुई है लिखते वक्त, ठीक है, पेंटामीटर। एंड देन टू पेनहार्स्ट में भी सेम चीज़ यूज हुई है, तो ये इनका जो फॉर्म है वो सेम है, और यही क्वेश्चन भी पूछ रहा है। क्या लिंक है, क्या सेम लिंक है दो वर्क्स के बीच में, कौन से वर्क्स में के बीच में लिंक है, ठीक है। तो द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, यू शुड रिमेंबर। इसके अलावा द लास्ट राइड टुगेदर और जितने भी ऑप्शंस है वो आप थोड़े थोड़े कवर कीजिएगा। वेस्टलैंड में बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उलिशियस भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। द लास्ट राइड टुगेदर बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ पोएम, कलेक्शन ऑफ वर्क में आती है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट समवेयर यू कैन स्किप इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are the plays written by Robert Greene? रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा कौन कौन सी जो वर्क है वो लिखी गई है, ये आपको बताना है, ठीक है। Now let's read the options. The famous Chronicle of King Edward the First, ये किसने लिखा है? जॉर्ज पील ने, ठीक है। किसने लिखा है? वेट, जॉर्ज
पील ने लिखा है फर्स्ट वन. देन अल्फोंसोस किसने लिखा है? ऑफ कोर्स रॉबर्ट ग्रीन का वर्क है अल्फोंसोस, सो यू शुड रिमेंबर दिस वन. रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है. सो रॉबर्ट ग्रीन का ये वर्क है अल्फोंसोस. देन हमारा मिस बॉकेटन, सॉरी, अ मून फॉर द मिस बिगॉटन वाज द वर्क बाय हुम? यूगिन ओनील का वर्क है ये, ठीक है. तो आपको सारे अगर राइटर्स के वर्क याद हैं तो भी आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाओगे. तो ओल्ड वाइफ्स टेल किसका वर्क है? आर्नोल्ड बेनेट का. सारे नाम आपको याद रखने हैं, वर्क्स याद रखने हैं, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे पाओ, ठीक है. देन किंग ऑफ एरेगन, किंग ऑफ एरेगन एंड अल्फोंसस जो है, दोनों जो वर्क है बी एंड ई इज द वर्क बाय रॉबर्ट ग्रीन. तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. इसके अलावा और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आप कवर कीजिए. वर्क्स और राइटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लेज वर रिटन बाय W.B. येट्स? फोकस कीजिएगा, प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है. The Land of Heart's Desire, of course it's a play and it was a play by W.B. Yeats. Yes, A is going to be the correct answer. Now we can eliminate this too. Now we should focus on D or E, right? So the Countess Kathleen was a work by. Then the Plug and the Stars was a work by. So the Plug and the Stars जो work है basically किसके द्वारा लिखी गई है? सीन ओ कैशी, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है ये वर्क. नाउ द काउंटेस कैथलीन जो है W.B. येट्स की प्ले है, ठीक है. तो A एंड D इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, सो B सेकेंड वन. नाउ एक्सेप्ट दैट द सिल्वर टैशी जो है इस वर्क को भी किसने लिखा है? सीनो कैसी ने लिखा है. टाइम इन द कॉन्वेज किसने लिखा है? J.B. प्रीस्टली ने. ये आप याद रखिए, ठीक है. ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. हर ऑप्शंस में कुछ ना कुछ कवर किया जा रहा है और वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ चिनुआ अचीबे? चिनुआ अचीबे को मैंने पहले भी कवर किया है, अगर आपने उसको कवर नहीं किया तो ये आपकी फॉल्ट है. नाउ ऑप्शंस पे देखते हैं. ही रॉट एरो ऑफ गॉड एंड थिंग्स फॉल अपार्ट. ऑफकोर्स इन्होंने लिखा है. थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में मैंने पहले ही बात की हुई है, और एरो ऑफ गॉड भी इन्होंने लिखा है. नाउ his novelist as teachers is a seminal essay in the context of African literature. It's also true. याद रखिएगा. The name of the tribe he depicted in Things Fall Apart is Igbo. Of course, it's also true. When you read the novel, you will get it. Now he's a Kenyan-born American literature. Of course not, because he was a Nigerian boy. नाइगेरिया में इनका जन्म हुआ है एंड ही वाज अ नाइगेरियन लिटरेचर, ठीक है. ही रॉट द एसे एन एबॉलिशन ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट. ऑफ कोर्स नॉट, ही डिडंट रॉट इट. किसने लिखा है तब? नुगुगी वा थियोंगो, ठीक है. इन्होंने ये वर्क लिखी है, ना कि चिनुआ अचीबे ने. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वन इज द करेक्ट वन. Now the fourth and the fifth one is not the correct answer, ठीक है. तो ऑप्शन A and B and C is going to be here, the third one. So third one जो है वो आंसर सही है. ये हो गया, कवर हमने कर लिया. Now let's just sum up. Thank you all for joining me today for this lecture on PYQs and for the NET exam, okay. And I hope you found the session informative and helpful in your exam preparation. Remember, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आसान होगी, ठीक है. Now all the very best and thank you once again for your participation. और हम फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है. तो आप फिलहाल के लिए इतना कीजिए. We'll meet and we'll cover some more questions and definitions and theories as well, ठीक है. Okay, so thank you.